महाराष्ट्र के कल्याण कस्बे के विट्ठलवाड़ी इलाके के यशवंत अपार्टमेंट में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में जगदीश सालुंखे अपने बड़े भाई कांचन सालुंखे और उनके परिवार के साथ रहा करता था। जगदीश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और उसकी शादी विशाली ठाकरे नाम की एक खूबसूरत और समझदार लड़की से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद जगदीश ने अपने भाई का घर छोड़ दिया और ठीक उसी सोसाइटी में एक किराए का फ्लैट ले लिया, जहां वो अपनी पत्नी विशाली के साथ अलग रहने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 6 मार्च 2019 की रात करीब 11 बजे अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। 6 मार्च 2019 की रात करीब 11 बजे विशाली का फोन जगदीश के मामा नंदलाल के मोबाइल पर बजा। विशाली ने रोते हुए फोन पर कहा कि मामा जी, हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है और चोरों ने जगदीश को भी मार दिया है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। जगदीश की मौत की बात सुनते ही नंदलाल जैसे सुन ही पड़ गए। कुछ पल के लिए वो सदमे में थे, पर फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने विशाली को भरोसा दिलाया कि वो तुरंत पहुंच रहे हैं। नंदलाल के घर के पास ही उनका दूसरा भांजा जगदीश का बड़ा भाई कांचन सालुंखे भी रहता था, इसलिए उन्होंने तुरंत कांचन को भी पूरा मामला बता दिया। अपने छोटे भाई की मौत की खबर सुनते ही कांचन एक पल भी नहीं रुका। वो नंदलाल के साथ तुरंत भागते हुए जगदीश के घर पहुंचा और फिर कुछ ही मिनटों में ये खबर पूरे मोहल्ले में ऐसे फैल गई मानो किसी ने आग में तेल डाल दिया हो। धीरे धीरे पड़ोस के लोग, जान पहचान वाले और रिश्तेदार सब मौके पर इकट्ठा होने लगे और जैसे ही भीड़ की नजर घर के अंदर पहुंची, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जगदीश सालुंखे बेड पर पड़ा हुआ था और घर का सामान पूरी तरह अस्त व्यस्त था और विशाली उसके शरीर से चिपकी हुई जोर जोर से रो रही थी। मौके पर पहुंचते ही कांचन सालुंखे और मामा नंदलाल ने पड़ोसियों की मदद से विशाली को जगदीश के शरीर से अलग किया। इसके बाद उन्होंने तुरंत एक ऑटो मंगवाया और जगदीश को पास के एक हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि मरीज की हालत गंभीर है, इसीलिए उसे तुरंत बड़े हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब सब मिलकर जगदीश को दूसरे हॉस्पिटल ले गए, पर वहां भी निराशा हाथ लगी। डॉक्टरों ने जगदीश की हालत देखते ही उसे रुक्मिणी बाई हॉस्पिटल रेफर कर दिया। आखिरकार जब वे लोग रुक्मिणी बाई हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जगदीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल प्रशासन ने इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन और पुलिस कंट्रोल रूम दोनों जगह भेज दी। सूचना मिलते ही कोलसेवाड़ी थाना में मौजूद एएसआई अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत जिला हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचकर पुलिस ने परिवार वालों से शुरुआती पूछताछ कर ही रही थी कि तभी अधिकारियों की नजर जगदीश के शरीर पर पड़ी। एक नजर देखते ही उन्हें समझ आ गया कि यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ और ही गड़बड़ है। डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद पुलिस ने जगदीश के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद टीम सीधे जगदीश के फ्लैट पर पहुंची। घर की बारीकी से जांच करने के बाद पुलिस वापस थाने लौटी। थाने में बैठकर जब उन्होंने पूरी घटना को जोड़ने की कोशिश की तो उन्हें चोरी और हत्या की कहानी में कई जगह गहरे फर्क नजर आए। पुलिस अब समझ चुकी थी कि बातें वैसी नहीं हैं जैसी सुनाई जा रही है और इसी वजह से सच तक पहुंचने के लिए पुलिस को सबसे पहले जगदीश की पत्नी विशाली का पूरा बयान लेना बेहद जरूरी था। अपने पति जगदीश की मौत से विशाली इतनी सदमे में थी कि उससे बयान लेना मुमकिन ही नहीं था। इसलिए सीनियर पीआई शाहू राजे ने उसे अगले दिन थाने में बुलाने का फैसला किया। अगले दिन जब विशाली थाने पहुंची तो उसने अपने बयान में बताया कि घर में सब्जी खत्म हो गई थी। उसने फोन पर अपने पति जगदीश को कहा कि घर आते समय वो सब्जी लेते आए, लेकिन ऑफिस से लौटते समय वो सब्जी लाना भूल गए और खाली हाथ घर आ गए। इसलिए विशाली खुद सब्जी लेने बाजार चली गई। लेकिन जब वो वापस घर लौटी तो घर की हालत देखकर उसका दिल दहल गया। घर में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और जब वो भागकर अंदर गई तो देखा जगदीश बेहोश पड़े हैं। यह देखकर विशाली घबरा गई। उसने बताया कि उसके शादी के सभी गहने भी चोरी हो चुके थे। डर और घबराहट में उसने तुरंत जगदीश के मामा नंदलाल सौदा को फोन करके सब कुछ बता दिया। जगदीश और विशाली की शादी को 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और इतने कम समय में ही जगदीश की मौत ने सारे रिश्तेदारों को हिलाकर रख दिया। विशाली के बयान के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और चोरी का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी तो उसे देखते ही शक की सुई सीधे विशाली की तरफ घूम गई। अब पुलिस का शक साफ साफ विशाली पर टिक चुका था। पुलिस ने जगदीश के परिवार वालों से भी एक एक बात पूछी। परिवार ने कहा कि ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक गहरी साजिश लग रही है।
जगदीश के परिवार वालों के पुलिस को बताया कि जगदीश और विशाली की शादी भले ही हो गई थी, लेकिन विशाली इस रिश्ते से खुश नहीं थी। शादी से पहले वो 2 बार जगदीश से शादी करने से साफ इनकार कर चुकी थी, पर वैशाली के घर वालों के जबरदस्त दबाव की वजह से उसे ये शादी करनी पड़ी। पुलिस ने जब इन सब बातों की पुष्टि के लिए विशाली से दोबारा पूछताछ की तो शुरुआत में उसने पुलिस को इधर उधर की बातें सुनाकर भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सवालों की कसौटी पर वह ज्यादा देर टिक न सकी। आखिरकार पुलिस के लगातार पूछताछ के बाद विशाली टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन असली सवाल ये था कि आखिर विशाली ने अपने ही पति जगदीश को इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला। दोस्तों, यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे खासकर लड़कों को जरूर सुनना चाहिए, ताकि कोई और विशाली बनकर किसी और जगदीश की जिंदगी बर्बाद न कर दे। असल में 23 साल का जगदीश बहुत ही मेहनती और साफ दिल का लड़का था। वो मूल रूप से जलगांव जिले के रावेर तालुका का रहने वाला था। उसके पिता गोकुल सालुंखे एक बेहद सीधे साधे इंसान थे और गांव में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे। गोकुल सालुंखे खेती बाड़ी के साथ रावेर में एक छोटी हेयर कटिंग की दुकान भी चलाते थे। परिवार में पत्नी और उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा कांचन सालुंखे जो शादीशुदा था और महाराष्ट्र के कल्याण इलाके में अपनी पत्नी के साथ रहता था, जबकि छोटा बेटा जगदीश उस समय पढ़ाई कर रहा था। माता पिता की इच्छा थी कि पढ़ाई के बाद जगदीश गांव में ही रहकर परिवार की जिम्मेदारी उठाए और दुकान संभाले, लेकिन जगदीश के मन में हमेशा शहर में बसने का ख्याल था। इसलिए पढ़ाई पूरी होते ही वो जिद पर अड़ गया कि उसे भी शहर जाना है। जगदीश के घर वालों भी उसे शहर भेजने के लिए मान गए। इसके बाद जगदीश अपने बड़े भाई कांचन और भाभी के साथ कल्याण आकर रहने लगा। कुछ ही समय में उसे अंबरनाथ की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी भी मिल गई। नौकरी लगने के बाद घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। जब गोकुल सालुंखे ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों में बात फैलाई तो जगदीश के लिए मलाड के ठाकरे परिवार से एक रिश्ता आया और वो रिश्ता था 22 साल की विशाली ठाकरे का। विशाली घर की इकलौती बेटी थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था। घर में माँ और बड़ा भाई सतीश ठाकरे ही थे। घर की सभी जिम्मेदारियां सतीश पर ही थी, इसीलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। विशाली बेहद खूबसूरत, चुलबुली और हंसमुख स्वभाव की थी और यही वजह थी कि जगदीश उसे पहली ही मुलाकात में पसंद कर बैठा था। ठाकरे परिवार को भी जगदीश पसंद आ गया था और ऊपर से दोनों परिवारों की पुरानी जान पहचान निकल आई तो बात और आसान हो गई। यही वजह थी कि ठाकरे परिवार चाहता था कि विशाली की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। जगदीश और विशाली जब पहली बार मिले तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। इसके बाद दोनों परिवारों और रिश्तेदारों ने जल्द ही उनकी सगाई करा दी। साथ ही शादी की तारीख भी तय हो गई। आजकल सगाई को लोग आधी शादी जैसा मान लेते हैं। लड़का लड़की को पूरी आजादी दे दी जाती है कि वो मिलें, बात करें, घूमे फिरे और शादी से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लें। यही सिलसिला जगदीश और विशाली के बीच भी शुरू हो गया। दोनों लगभग 6 महीने तक मिलते जुलते रहे, बातें करते रहे और एक दूसरे को समझते रहे। लेकिन कहानी यहाँ नया मोड़ लेती है, जहाँ जगदीश अपनी होने वाली पत्नी विशाली से बेहद खुश था और इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता था। उधर विशाली का मूड कुछ और ही था। विशाली थोड़ी मॉडर्न, बिंदास और अपने मन की करने वाली लड़की थी और पूरे 6 महीनों में वो जगदीश को लेकर बोर हो चुकी थी। उसे एक सीधा साधा, शांत स्वभाव वाला लड़का नहीं चाहिए था, बल्कि उसे तो कोई स्मार्ट मॉडल जैसा, उसके इशारों पर चलने वाला पार्टनर चाहिए था जो उसकी हर इच्छा पूरी करे। इसी वजह से शादी होने से ठीक 20 दिन पहले विशाली ने जगदीश को फोन किया और उसे दादर रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया। वहां पहुंचकर उसने बेहद ठंडे और साफ शब्दों में जगदीश से कहा कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। हमारे विचार नहीं मिलते। अगर शादी हो भी गई तो हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। इससे अच्छा है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। विशाली की ये बात सुनकर जगदीश के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि एक तरफ घर पर शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं। रिश्तेदारों को कार्ड बांटे जा चुके थे और अब ठीक शादी से कुछ ही दिन पहले उसकी होने वाली पत्नी ने रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। जगदीश ने जब विशाली को समझाने की कोशिश की कि शादी टूटने से दोनों परिवारों पर क्या असर पड़ेगा, तो विशाली जगदीश की इस बात से भड़क उठी। वैशाली ने जगदीश को साफ साफ धमकी भी दी थी कि अगर उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई तो वो जहर खाकर अपनी जान दे देगी और उसके बाद जो भी अंजाम होगा उसकी जिम्मेदारी जगदीश पर ही आएगी। इस बात ने जगदीश को अंदर तक हिला दिया। डरते डरते उसने यह सब अपने परिवार को बता दिया। उधर जब यह बात विशाली के घर पहुंची तो ठाकरे परिवार भी सदमे में रह गया।
उन्होंने विशाली को डांटा समझाया और कहा कि ऐसी हरकत से न सिर्फ उनकी बल्कि दोनों परिवारों एक की इज्जत दांव पर लग जाएगी। फिर आखिरकार घर वालों के दबाव के आगे विशाली को झुकना पड़ा। उसने अपनी गलती मानी और कहा कि वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जगदीश के परिवार वालों का विशाली पर भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। वो रिश्ते के लिए तैयार तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर भविष्य में विशाली कोई गलत कदम उठाती है तो उसकी जिम्मेदारी ठाकरे परिवार की ही होगी। यही वजह थी कि शादी से पहले जगदीश के परिवार ने उनसे एक गारंटी लेटर और माफीनामा लिखवाकर अपने पास रख लिया था। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हुई, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हाँ कह देने के बाद भी विशाली के दिल में जगदीश को लेकर वही उलझन, बेचैनी और असंतोष बना हुआ था, जो आगे चलकर एक खौफनाक मोड़ लेने वाला था। जब शादी में बस 8 दिन बचे थे, तब विशाली ने जगदीश को एक होटल में मिलने बुलाया। वहां पहुंचकर विशाली ने वही पुरानी बात फिर से दोहराई कि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। पहले उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, कुछ बनना है, अपना करियर मजबूत करना है, उसके बाद ही वो शादी जैसे बड़े फैसले के बारे में सोच पाएगी। विशाली ने जगदीश से साफ कहा कि फिलहाल शादी की तारीख आगे बढ़वा दो, लेकिन इस बार जगदीश उसकी बातें सुनकर तिलमिला गया। जगदीश ने वैशाली से साफ कह दिया कि ये सब बात तुम खुद अपने घर वालों को क्यों नहीं बताती। इतना कहकर जगदीश वहां से उठकर चला गया, लेकिन जगदीश का ये सख्त रवैया विशाली को अंदर तक चुभ गया। अब वो भी गुस्से और बेचैनी में थी और उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा था कि अगर इस पूरे मामले से निपटना है तो शायद उसे ही कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। घर लौटने के बाद भी विशाली का दिमाग उसी बात में उलझा रहा। वो सारी रात करवटें बदलती रही और इसी बेचैनी में सुबह होते होते उसने अपने मन में एक ऐसा हल निकाल लिया जो किसी भी तरह सामान्य नहीं बल्कि बहुत खतरनाक था। उधर दूसरी तरफ दोनों परिवारों में शादी को लेकर खुशी फैल चुकी थी, लेकिन फिर अचानक शादी के 3 से 4 दिन पहले विशाली ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी और खास बात ये थी कि उसने जगदीश को भी खास तौर पार्टी पर बुलाया था। जगदीश पार्टी में आया तो था, लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो पार्टी में था पर पार्टी का हिस्सा नहीं लग रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद जब जगदीश लौटने लगा तो विशाली ने उसके लिए खाना पैक किया। जगदीश से कहा कि घर जाकर खा लेना, लेकिन घर पहुंचकर जैसे ही जगदीश ने टिफिन खोला तो उसमें से एक अजीब बदबूदार गंध उठी। जगदीश को कुछ गड़बड़ लगा और उसने खाना फेंक दिया। खुशनसीबी से उसने एक निवाला तक नहीं खाया था, लेकिन बाद में पता चला कि उस खाने में जहर मिला हुआ था, जो विशाली ने बहुत चालाकी से मिलाया था। फिर 29 दिसंबर 2018 को विशाली ठाकरे और जगदीश सालुंखे की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद दोनों हिल स्टेशन घूमने भी गए। जगदीश शादी के बाद काफी खुश था, लेकिन वैशाली उसके लिए यह शादी सिर्फ एक मजबूरी, एक समझौता थी। वो इस रिश्ते में कभी खुश थी ही नहीं, क्योंकि ये शादी उसने सिर्फ अपने परिवार वाले की वजह से ही की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, विशाली का व्यवहार और ज्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता गया। वो बात बात पर जगदीश और उसके घर वालों से लड़ाई करने लगी। विशाली के इस रवैया के चलते घर वालों ने उन दोनों को सुझाव दिया कि वो कुछ समय अलग रह लें, क्योंकि जगदीश अपने बड़े भाई के घर पर रहता था और रोज रोज लड़ाई के चलते उसके भाई को भी परेशानी होती थी। जगदीश ने अपने परिवार की बात मान ली और उसी कॉलोनी में एक किराए का फ्लैट ले लिया, जहां वो वैशाली के साथ रहने लगा। और सच कहें तो विशाली भी यही चाहती थी कि उसे ऐसा घर चाहिए जहां कोई उसे रोके टोके नहीं, जहां वो बिल्कुल आजाद रह सके। नए घर में आते ही वो हर वक्त फोन पर लगी रहती थी और जब जगदीश इस पर सवाल करता वो उससे झगड़ा करने लग जाती। झगड़ा बढ़े उससे पहले जगदीश चुप हो जाता, रिश्ता बचाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन सच तो यही है, जिस रिश्ते की नींव रेत पर रखी हो वो कब तक टिक सकती है। ऐसा शादीशुदा रिश्ता आखिर कितने दिन टिक सकता था। और यही हुआ जगदीश सालुंखे के साथ भी। शादी को 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि विशाली ने आजादी पाने के लिए जो रास्ता चुना वो सीधा जाकर जेल की काल कोठरी में खुलना था। 6 मार्च 2019 यानी घटना वाले दिन विशाली पूरे दिन खुश नजर आ रही थी। जब जगदीश काम से लौटकर घर आया तो उसने उससे बड़ी मीठी प्यार भरी बातें की, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। लेकिन ये सब उसके प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि वैशाली ने रात के खाने में चूहे मारने वाली दवा मिला रखी थी। रात को खाना खाने के बाद जब जगदीश अपने कमरे में सोने गया
तो अचानक उसके अंदर बेचैनी उठने लगी। जगदीश उठकर बाथरूम की तरफ जैसे ही जाता, उससे पहले ही विशाली ने अपना असली कदम उठा लिया। उसने नायलॉन की रस्सी जोर से जगदीश के गले में डाल दी और पूरी ताकत लगाकर जगदीश का गला दबा दिया। जब वैशाली को पूरा यकीन हो गया कि जगदीश अब सांस नहीं ले रहा, तब उसने अपने चेहरे पर रोने धोने का नकली नाटक किया। इसके बाद उसने जगदीश के मामा नंदलाल सौदा को फोन करके घटना की जानकारी दी। विशाली ने परिवार वालों और पुलिस दोनों को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच ज्यादा देर छिप नहीं पाया। उसकी चालें एक एक कर खुलती चली गईं। शादी के बंधन से छुटकारा पाने की चाह में वैशाली ने खुद को ऐसी गहरी खाई में धकेल दिया जहां से अब लौटना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दोनों परिवारों को पहले ही पता चल चुका था कि वैशाली जगदीश से शादी नहीं करना चाहती, तो फिर भी ये रिश्ता आगे बढ़ाया ही क्यों गया? वैशाली ने शादी से पहले खुद जहर खाने की धमकी तक दे दी थी। यहीं से परिवार वालों को समझ जाना चाहिए था कि जो लड़की अपनी जान लेने की बात कर सकती है, वो किसी और की जान भी ले सकती है। और अंत में हुआ भी यही। विशाली की आजाद मिजाजी, उसकी जिद और शादी के बंधन से भागने की चाह ने बेचारे जगदीश की जान ले ली। एक ऐसा इंसान जो बस अपना घर बसाना चाहता था, पर बेमौत मारा गया। इसके बाद पुलिस ने विशाली ठाकरे के खुद दिए गए बयान के आधार पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 में हत्या का केस दर्ज किया और उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे सीधे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।